मैंने कहा जी टांग भी टूट सकती है, लेकिन जब गुंडागर्दी कोई करे तो गुंडे के साथ गुंडे की तरह ही बिहेव करना है ना। लिए मिलिटेंसी के हथकंडे यहाँ पर आजमाए जा रहे हैं और उन्होंने किसी तरफ इशारा किया, वो आप भी भली भांति जानते हैं और हम भी भली भांति जानते हैं। ये तो मुझे लगता है अनपढ़ों की जमात है। वो रेजोल्यूशन पढ़ो तो सही, वो रेजोल्यूशन है क्या? जम्मू को अलग स्टेट और कश्मीर को अलग स्टेट बनाने की गुत्थी तो नहीं सुलझाई जा रही इसमें? जम्मू कश्मीर लद्दाख महाराजा गुलाब सिंह की एक रियासत है, बहुत बड़ी रियासत है, जिसको डिग्रेड किया गया है। लेकिन भाजपा के लोगों का कहना है कि स्पीकर ने इशारा दिया और तभी उनको कुछ एमएलए को वहां से निकाला गया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं शेख बशीर अहमद जी, जो एनसी के प्रोविंशियल सेक्रेटरी भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय माहौल जो बना हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं कि असेंबली की अगर बात करें तो वहां पर माहौल गरमाया हुआ है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी सर, आजाद साहब ने कहा कि मेजॉरिटी की सरकार जब बनेगी तब 370 को वापस लाया जा सकता है। उमर अब्दुल्ला साहब जी ने कहा 100 साल लग जाएंगे उस बात को होने में, कहा, लेकिन फिर भी इतना हंगामा और जनता जनार्दन में ये बातें चल रही हैं इस समय, और कुछ लोगों में ये बातें चल रही हैं कि जम्मू को अलग स्टेट और कश्मीर को अलग स्टेट बनाने की गुत्थी तो नहीं सुलझाई जा रही इसमें? नहीं, जम्मू और श्रीनगर को अलग क्यों? डोडा को अलग कर दो, पुंछ को अलग कर दो। ये क्या मंतक है? कौन लोग ये सोचते हैं? जम्मू कश्मीर लद्दाख महाराजा गुलाब सिंह की एक रियासत है, बहुत बड़ी रियासत है, जिसको डिग्रेड किया गया है। कौन लोग हैं ये जो बातें करते हैं? लेकिन सर जब 100 साल उमर अब्दुल्ला साहब जी ने कहे। जी जी जी। देखिए, पहली बात यह है कि यस 370 जो जब इन्होंने उसकी वो चीजें हटा दी उससे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो बाज़ाब्ता तौर पे वहां हुआ। हर एक आदमी को डिफरेंस डिबेट करने का हक है। तो जब वहां हो गया, तो जब आपको एक मेजॉरिटी मिली, उसमें मैनिफेस्टो में ही लिखा था कि जब मेजॉरिटी आ जाएगी तो हम रेजोल्यूशन पेश करेंगे और पास भी करेंगे। मेजॉरिटी मिली तो किया। अगर मेजॉरिटी मिली तो किया, तो उसको डिबेट करो कि कहां हम गलत हैं, कहां आप ठीक हो। तो दादागिरी क्यों है? हाउस को ना चलने देने का रीजन क्या है? ये जो नौजवान आपके बाहर खड़ा है, चाहे कश्मीर में है चाहे जम्मू, वो सुनना चाहता है। ये तो मुझे लगता है अनपढ़ों की जमात है। वो रेजोल्यूशन पढ़ो तो सही, वो रेजोल्यूशन है क्या? जी बिल्कुल। या तो उनको समझ ही नहीं आया कि रेजोल्यूशन क्या है। 370 के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे ड्रामा करना, तो टोटल ड्रामा है। आप पहले पढ़ो, उसमें कहा गया है कि हमने स्पेशल स्टेटस जो रियासत का है, जो रियासत डिग्रेड हो गई है, उसका तो पहले रेजोल्यूशन पास हुआ। उसके बाद ये जो स्पेशल स्टेटस है वो राइट है। और स्पेशल स्टेटस राइट किसका है? जम्मू कश्मीर के लोगों का, जमीन का, नौकरी का। या हिमाचल हमारे साथ है, उसको भी राइट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी राइट है। वो जम्मू कश्मीर में क्यों प्रॉब्लम है भाई? क्यों आपको मिर्चें लगती हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर? क्या वजह है? तो यही चीज तो लोगों के जहन में आनी चाहिए कि मैं कल डिबेट में भी था कि भाई अनपढ़ों की तरह बिहेव मत करो। रेजोल्यूशन आया, उसको एक एक करके हर एक आदमी डिबेट करे। 2 दिन भी डिबेट होती है, 3 दिन भी डिबेट हो, डिबेट करो। लेकिन बेंच तोड़ने से तो थोड़े मसला हल होगा। ये तो जानवरों की तरह बिहेव करते हैं जी। और फिर मार्शल आउट करने पड़े कल भी और आज भी। ये अच्छा नहीं है सर। असेंबली इलेक्शंस में सेशन में लोगों का पैसा लग रहा है। हाँ। लोगों का पैसा है ना, आम जनता का पैसा है। हालांकि उन मुद्दों को छोड़कर, जनता के मसले मसाइल को छोड़ के, वो छोड़ के एक बात को लेकर आज 5वां 6ठा दिन चल रहा है, और एक ही बात पर को लेकर अभी तक उसी के ऊपर वो लड़ाइयां और झगड़े वहां पर हो रहे। तो फिर आम जनता के मुद्दे कब हल होंगे सर? मैं आपको बता कि असेंबली 10 साल के बाद वजूद में दोबारा आई, यूटी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी ऑन रिकॉर्ड है कि हम रिस्टोर करेंगे। क्यों नहीं करा?
क्यों कब करना चाहिए अलग बात है। अब असेंबली बनी, लोगों ने चुन के नुमाइंदे भेजे। अच्छा, चुन के जब नुमाइंदे भेजे तो लोग सुनना चाहते हैं कि ये चुने हुए नुमाइंदे किन किन इश्यूज को डील करेंगे। एक चीज आई जो कमिटमेंट में थी इसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में, कि हमने वो पेश किया कि ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर के स्टेटस के साथ जो छेड़छाड़ की गई है उसको रिस्टोर करो, और उस पर डिबेट भी करो। किसके साथ? डायलॉग करो। किसके साथ? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ। जी बिल्कुल। पहले कहते थे डायलॉग करें किसके साथ, तो अब तो लोगों ने चुने हुए नुमाइंदे भेजे ना, तो डायलॉग करना है। अब अगर इसको किसी की तकलीफ है तो वो बेंच के ऊपर खड़ा होने से थोड़ी होगी, या मसल दिखा के होगी। जी, यह तो बदकिस्मती है। लेकिन भाजपा के लोगों का कहना है कि स्पीकर ने इशारा दिया और तभी उनको कुछ एमएलए को वहां से निकाला गया। पहली बात यह है कि स्पीकर को हाउस मेंटेन करना होता है। स्पीकर जब चुना जाता है तो उसको स्पीकर वो जो करता है, जब कोई गुंडागर्दी के ऊपर आ जाए तो उसको मार्शल आउट किया जाता है, चाहे कोई भी हो। लेकिन बड़े बुरे तरीके से निकाला गया, उसमें उनको चोटें वगैरह भी लग सकती थी। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैंने कहा जी टांग भी टूट सकती है, लेकिन जब गुंडागर्दी कोई करे तो गुंडे के साथ गुंडे की तरह ही बिहेव करना है ना। वहां कहां, जब आप एक आदमी को मुक्का मारने के लिए आ जाएंगे तो अगला क्या करेगा? मैं तो हैरान हो गया कि चुने हुए नुमाइंदे जो हैं डिबेट करने के बजाय गुंडागर्दी कर रहे हैं। नारा लगाना भी ठीक है, पोस्टर दिखाना भी ठीक है, ओके, प्रोटेस्ट बाहर जाके धरना देना भी ठीक है, हाउस के बीच में भी धरना ठीक है, डेकोरम है ना। अब किस हद तक जाओगे? यही तो पार्लियामेंट में भी हुआ, आपने नहीं देखा? पहली पार्लियामेंट में भी यही हुआ, और एक दिन पूरा का पूरा अपोजिशन बाहर था। तो मैं ये समझता हूं कि नहीं, चाहे वहां हो चाहे यहां हो, लोग देखते हैं, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो लाइव होता है। लोग मायूस हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीकर अपनी अथॉरिटी, मैं आपको बताता हूं, हाउस के अंदर रूल ये होता है, अगर कोई बंदा खड़ा हो जाए और आर्गू करे, क्योंकि वहां डेकोरम के तहत होता है, रूल्स के तहत होता है, तो वो नहीं मानता। अगर स्पीकर खड़ा हो जाए तो मेंबर को बैठना है, बिल्कुल। जब स्पीकर अपनी टांगों पर खड़ा हो जाए, मेंबर बैठ जाएगा, स्पीकर की रूलिंग सुनेगा। स्पीकर की रूलिंग जो है फाइनल होती है, उसको फिर दूसरा चैलेंज भी कर सकता है, डिबेट होती है इस पर। लेकिन जब आप डिबेट करना ही नहीं चाहते, आप मसल लहराना चाहते हैं, टेबल पे चढ़ जाएंगे, तो शायद फिर मार्शल आउट करने के बगैर और कोई चारा नहीं रहता। सर, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि एनसी की सरकार यहां पर बनी और उसको कहीं ना कहीं यानी कि नुकसान पहुंचाने के लिए मिलिटेंसी के हथकंडे यहां पर आजमाए जा रहे हैं, और उन्होंने किसी तरफ इशारा किया। वो आप भी भली भांति जानते हैं और हम भी भली भांति जानते हैं। क्या कहना आपका इसके ऊपर? मैं आपको बताता हूं कि जम्मू कश्मीर 35 साल से मिलिटेंसी से जूझ रहा है। ना जाने कितने लोगों की जाने गई हैं। कुछ अरसा के लिए थम जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन कहती है जनाब खत्म हो गया, बस फिनिश्ड, अब कोई नहीं है, पूरा ठीक है। थोड़ी देर के बाद कोई वाक़ा हो जाता है, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान कहा गया जनाब हमने तो मिलिटेंसी को खत्म कर दिया, अब तो कुछ गिने चुने लोग हैं। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ये क्रेडिट आप ही ले लो कि खत्म हो गया, अच्छी बात है, नॉट बैड। हर एक आदमी पीस चाहता है। इलेक्शन हो गए, पहले कश्मीर के अंदर ज्यादा दबाव था, फिर रजौरी हुआ, पुंछ हुआ, कठुआ हुआ, किश्तवाड़ हुआ, डोडा हुआ, ये इन्वॉल्व हो गया। हमने कहा जी ये क्या है, पहले तो पहले ऐसा हुआ नहीं। जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, जम्मू वॉज पीसफुल। अब हमने कहा चलो ठीक है, जो लोग इसके अंदर हैं वो देखें कि क्या है, कैसे हो रहा है। एक आदमी अगर वहां से चलता है, जब तक वो किश्तवाड़ की रिमोट एरिया में या भद्रवाह के रिमोट एरिया में नहीं पहुंचता है, तो वो कहीं हेलीकॉप्टर के जरिए थोड़ा वहां ड्रॉप होता है, वो कहीं से तो जाता है ना, उसको ट्रैक करो ना वहां से। जब वो क्रॉस करता है, जब इतना सफर करके वो वहां पहुंचता है, तो वहां जाके फिर को कंट्रोल, वो या मारेगा तो मरेगा, ये सिस्टम है। 35 साल से देख रहे हैं, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग क्या नाम है एलिमिनेट भी किए गए, लेकिन अनएंडिंग है। अब सिविल सोसाइटी भी इसमें रोल अदा करे। मिसाल के तौर पे
कश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह के एरियाज में एक घर और दूसरे घर का डिफरेंस कभी कभी आधे मील का है। तो एक आदमी घर में जब जाएंगे, वो ना चाहेगा भी तब भी वो वहां रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। फिर वो दूसरे दिन जाके उसको पकड़ के आप थाने में ले जाओगे तो करेगा क्या? दोनों सूरतों से मार खानी है ना। तो कहने का मतलब यह है कि स्ट्रेटेजिकली आपको चलना है। उन लोगों के साथ भी राब्ता रखो, एक एंड से दूसरे एंड तक। बहुत से एरियाज में नेटवर्क ही नहीं चलता है। अगर आपको किसी को बुलाना भी हो तो जब तक वो बुलाते हैं तब तक वो फारग हो गए होते हैं। तो इस सारे सिस्टम को जो मैंने नोट किया है, मैं इसका आई विटनेस हूं 90 से लेके 35 साल हो गए। तो इस में जो मुझे तजर्बा हुआ कि बेगुनाह को पनिश मत करो और जो करता है उसको छोड़ो मत, उसको जहां तक का ले जाते थे। लेकिन कोशिश जो फारूक साहब ने की कि इसको पकड़ के आइडेंटिफाई करो कि ये कितने लोग हैं, कहां से हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन। जब एक आदमी एलिमिनेट हो गया, वो उसके साथ ही चली जाती है चीजें। फिर हम सुनते हैं जनाब हाँ ये उसमें इन्वॉल्व था, हाँ आपने मार दिया। जब आपको पता था ये उसमें इन्वॉल्व है तो फिर उसको ट्रैक करो ना। ये बाद में क्यों याद आता है कि जनाब ये उधर भी था, उधर भी था। यहां बहुत सी चीजें कहने वाली हैं जो शायद अच्छा नहीं लगेगा, मगर हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मिलिटेंसी के साथ मुकाबला हमने किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलिटेंसी के साथ मुकाबला किया और आज भी कर रहे हैं। ना जाने कितनी साथी हमारे शहीद हुए हैं। तब बीजेपी कहीं नहीं थी। 1990 से लेकर 1996 भी बीजेपी थी, कहीं नहीं थी, कहीं नजर भी नहीं आते थे। हाँ 2002 के बाद जब माहौल थोड़ा सा ठीक हो गया, चल पड़े। अब एक स्टेज आया, हुकूमत कर रहे हैं। अब हुकूमत कर रहे हैं तो हम कहते हैं नहीं, हम नहीं कहते कि इन्हीं की जिम्मेदारी है। हर एक की जिम्मेदारी है, चाहे गवर्नमेंट दिल्ली में हो चाहे जम्मू कश्मीर में, सबकी जिम्मेदारी है इसको। लेकिन स्ट्रेटजिकली चलना है। ये जो कभी हादसा एक हो गया, 15 दिन कुछ नहीं हुआ, हम कहते हैं हाँ अब ठीक है, अमन हो गया, नहीं। ये मैं देख रहा हूं, इसमें इंटरवल होते हैं, उसके बाद कोई ऐसा हादसा हो जाता है, फिर बहुत सी बातें हैं, बयानबाजी। यानी कि फारूक साहब ने जो कहा कि उसमें जिस तरह मैं इशारा कर रहा हूं, कुछ ताकतें नहीं चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप काम करे जी। इसमें ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है वो बादशाह है। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप नहीं चाहता है कि यहां डेमोक्रेसी बहाल हो, चाहे वो कहीं का भी हो। और वो सेटअप बादशाह होता है जब ये माहौल होता है, ना कोई सुनते हैं ना सुनाते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों को भी टारगेट किया गया। देखिए सुरक्षा बल अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की भी अपनी सीमाएं हैं, मैंने उनका भी देखा है। तो मैं उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, वो मुनासिब नहीं है। लेकिन कुछ तजर्बे जो हैं उनसे भी लेसन हमने सीखना चाहिए। तो आखिरकार वही खड़े हैं तो तभी हम अंदर बैठे हैं ना। तो मैं ये समझता हूं कि हर एक बंदे की जिम्मेदारी है इसको ट्रैक करना, रोकना और आम आदमी को सिक्योर करना। वो अगर सिक्योर नहीं होता है तो यहां जब बाहर निकलते को भरोसा नहीं होता है कि क्या होने वाला है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी बलों की जिम्मेदारी नहीं है। हर एक आदमी को रोल करना है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे बाहर है, चाहे इंटेलेक्चुअल है, अपनी अपनी जगह पर रोल अदा करना है।